नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक और चैप्टर सॉलिड स्टेट, एनसीईआरटी का पूरा के पूरा पीडीएफ, एग्जाम्पलर का पीडीएफ हमारे पास है। सीधे पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। अब किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड, लिक्विड और गैस बनाता है, लेकिन टेम्परेचर कम होता है तो वो सॉलिड में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों यहां पर आंसर हो गया बी, लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलिन सॉलिड। पहला है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी ठीक है। दूसरा है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, एनिसोट्रॉपिक, जबकि जो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है वो एमॉर्फस सॉलिड का होता है। क्लियर। और बाकी दोनों स्टेटमेंट भी सॉलिड के लिए एकदम सही है। तो आंसर हो गया बी। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों ग्रेफाइट एक क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्रोम एलम क्रिस्टलिन सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टलिन सॉलिड है, लेकिन जो ग्लास क्वार्ट्ज है वो एमॉर्फस सॉलिड है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो SiO2 होता है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है क्वार्ट्ज और दूसरा होता है ग्लास। तो जो क्वार्ट्ज होती है वो इसकी क्रिस्टलिन फॉर्म होती है और जो ग्लास होती है वो इसकी एमॉर्फस फॉर्म होती है, इसलिए आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शो schematic alignment of magnetic moment of the antiferromagnetic substance। तो बच्चों एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ डोमेन इन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो पहला देखिए, यहां 3 ऊपर हैं, दूसरे वाले में 2 नीचे, ये सारे नीचे हैं। अब तीसरे वाले में देखिए, एक ऊपर दूसरा ऊपर तीसरा नीचे, ये भी नहीं है। चौथा वाला देखिए, एक ऊपर दूसरा नीचे, एक ऊपर दूसरा नीचे, फिर ऊपर नीचे। तो ये अरेंजमेंट जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में देखने को मिलता है, यानी इक्वल नंबर ऑफ डोमेन 1 by 1 इन अपोजिट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज ग्लास एक तरह का एमॉर्फस सॉलिड है और इनके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। तो बच्चों आंसर हो गया ए, सेम इन ऑल डायरेक्शन। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब डायरेक्शन में सेम होता है तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड। पहला, ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलिन एट सर्टेन टेम्परेचर, ये ठीक है, जैसा मैंने क्वार्ट्ज का एग्जांपल दिया था। दूसरा, दे मे बिकम क्रिस्टलिन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी ठीक है। तीसरा, एमॉर्फस सॉलिड कैन बी माउल्डेड बाय हीटिंग, ये भी ठीक है। और लास्ट, दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, नॉट एनिसोट्रॉपिक। तो आंसर हो गया 4। 7, द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड इज ड्यू टू। तो क्रिस्टलिन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से होता है। यहां पर जो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेम होता है। तो बच्चों अगर आप बी स्टेटमेंट देखोगे, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इन क्रिस्टल लैटिस विल बी द सेम। तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी सेम होता है और शॉर्ट डिस्टेंस में भी इक्वल रहता है। 8, आयोडीन मॉलिक्यूल आर हेल्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस बाय लंडन डिस्पर्जन फोर्स, इसके थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक एटम दूसरे एटम के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और वो रिपीट होता जाता है। तो बच्चों ऐसा आपको मिलता है डायमंड में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, और ऐसा ही आपको मिलता है ग्रेफाइट में। ठीक है, तो बच्चों आंसर होगा यहां पर डायमंड।
10. Which of the following solid is not an electrical conductor? तो यहां पर ये आयोडीन और वाटर दोनों इंसुलेटर है, दे आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो बच्चों आंसर हो गया सी एंड डी। 11. Which of the following is not the characteristic of ionic solid? पहला, वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है और ये हमारा सही है। जो आयनिक सॉलिड होते हैं जैसे NaCl, अगर इनको मेल्ट किया जाए तो काफी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो बच्चों आंसर हो गया ए। दूसरा देख लेते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है और एनिसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्लियर। 12. ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन होता है वो sp2 होता है। तो कार्बन के पास एक बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो उसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेफाइट में पाई जाती है। तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following oxide behave as a conductor और insulator depending on temperature? तो बच्चों TiO3 एक ऐसा सॉलिड है जो टेम्परेचर के वेरी करने से इंसुलेटर और कंडक्टर में कन्वर्ट हो सकता है। Which of the following oxide show electrical property like metals? तो बच्चों उस सॉलिड का नाम है CrO2 और उसके जैसे होता है TiO और यहां पर होता है ReO3। ये तीन ऐसे सॉलिड हैं, ये तीन ऐसे ऑक्साइड हैं जो मेटल के जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। 15. द लैटिस साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाई। तो बच्चों लैटिस साइट में मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया सी। 16. ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। तो ग्रेफाइट एक तरह का कंडक्टिंग सॉलिड है, एक तरह का नेटवर्क सॉलिड है और एक तरह का कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो आयनिक सॉलिड नहीं होता है। तो आंसर हो गया डी। 17. कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट इन। तो बच्चों कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट होते हैं और वो होता है हमारे पास फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो लैटिस साइट है ना, यहां से एक कैटायन निकल के इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, तो इसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। 18. स्कॉटकी डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल व्हेन। तो बच्चों स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट। तो यहां पर जैसे कोई कैटायन है और यहां पर एनायन है, तो ये दोनों निकल जाते हैं, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और दोनों मिसिंग हो गए। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। 19. Which of the following is true about the charge acquired by the p-type semiconductor? तो बच्चों p टाइप सेमीकंडक्टर में होल होते हैं और वो होल एक न्यूट्रल एटम की तरह एक्ट करते हैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस होल में आता है और जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर एक होल दोबारा बन जाता है। तो होल की वजह से p टाइप कंडक्टर काम करता है। तो बच्चों यहां पर आंसर हो गया बी। न तो वहां पर पॉजिटिव होता है, न तो नेगेटिव होता है और फोर्थ तो पॉसिबल नहीं है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। 20. टू गेट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द सिलिकॉन इट शुड बी डोप्ड विद ए सब्सटेंस विद वैलेंसी। तो सिलिकॉन जो है 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है और इसके पास इस समय कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम इसको जो है ऐसे सब्सटेंस जिसके पास 5 वैलेंसी होती है, जैसे फास्फोरस, इसके साथ मिला दें तो बच्चों एक एक्स्ट्रा यहां पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, क्योंकि 4 एटम ये बनाएगा और 5वां ये रह जाएगा, है ना। तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर काम करता है। तो बच्चों आंसर हो गया 5 वैलेंसी वाला कोई सब्सटेंस इसमें मिलाया जाता है। 21. The total number of tetrahedral voids in the phase center unit cell is। तो जो हमारी FCC है उसके अंदर नंबर
ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो जो फेस सेंटर्ड है उसमें टोटल पार्टिकल कितने होते हैं? 4। तो इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है वो भी 4 होंगे। लेकिन बच्चों जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है इक्वल टू द 2 इंटू द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो कितने हो गए? 8 हो गए। तो आंसर हो गया बी। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डिफेक्ट्स आर शोन बाय AGBR क्रिस्टल। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो AGBR क्रिस्टल है वो दोनों टाइप का डिफेक्ट करता है, स्कॉटकी एज वेल एज फ्रैंकल। तो आंसर हो गया A and B। 23 इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। तो दो ही ऐसे पैकिंग है जहां पर सबसे ज्यादा एफिकेसी होती है, वो है हमारे पास HCP एंड CCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 24 द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट इज। अब देखो जो हमारे पास BCC है, बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट है, उसमें एम्प्टी स्पेस कितना होगा? तो बच्चों हमारे पास 3 तरह की यूनिट सेल है। एक होता है सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और तीसरा होता है फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अब यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी यानी कितना पैक होता है, इसको अगर हम देखें तो जो सिंपल क्यूबिक सेल है वो 52.4% होता है, जो BCC है वो 68% पैक होता है और जो FCC है वो 74% पैक होता है। तो एम्प्टी कितना होगा? तो यहां पर एम्प्टी हो जाएगा 47.6, यहां पर एम्प्टी हो जाएगा 32% और यहां पर एम्प्टी हो जाएगा 26%। क्लियर? तो अभी BCC पूछ रहा है, तो BCC में पैकिंग इतनी होती है तो एम्प्टी कितना होगा? 32। तो बच्चों आंसर हो गया C। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी HCP। अब देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। यस, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, यानी एक पार्टिकल के चारों तरफ कितने पार्टिकल होंगे? 12 पार्टिकल होंगे। 12 पार्टिकल से ये कनेक्ट होगा, इसलिए इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 देते हैं। दूसरा, इट हैज पैकिंग एफिशिएंसी 74%, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। तीसरा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर। अब जो HCP है ना, अगर आप उसका अरेंजमेंट देखोगे HCP में, फिर AB फिर AB, यानी जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट के जैसे है। तो यहां पर पूछ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ सेकंड लेयर इज कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर। तो बच्चों यहां पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो स्पेयर है वो थर्ड लेयर के थ्रू कनेक्ट होता है ऐसे, ये परफेक्ट है। और लास्ट देखिए, इन दिस अरेंजमेंट स्पेयर ऑफ फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। ये गलत स्टेटमेंट और आंसर हो जाएगा ये। यानी जो HCP की पैकिंग है ना वो इस तरह होती है, पहली A फिर B, फिर जो तीसरी होती है वो पहले के जैसे होती है, AB AB AB, इस तरह की पैकिंग होती है। तो थर्ड विज सिमिलर टू फर्स्ट वन, लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि फोर्थ विज सिमिलर टू फर्स्ट वन, ये गलत स्टेटमेंट। 26 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटाइंस एंड एनाइंस इन द पैक्ड क्रिस्टल विल बी द सेम। तो बच्चों जब आप NaCl का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तो होता क्या है कि एक Na के 6 तरफ 6 Cl होते हैं और हर Cl के 6 तरफ 6 Na होते हैं। क्लियर? तो यहां पर आंसर होने वाला है 1। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो एनायन होता है वो हमेशा लैटिस का पार्ट होता है, जबकि जो कैटायन होता है वो वॉइड्स में जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आप पढ़ो, Cl आयन फॉर्म FCC लैटिस एंड सोडियम आयंस ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन में आप स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर ऐसा बनाओगे, फिर जो है एक इस तरह से 2 डायमेंशन में, ठीक है, फिर इस तरह से, है ना। अब आप चेक कीजिए कि एक पार्टिकल के
एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्ट है, वो 4 पार्टिकल से कनेक्ट है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। 28 विच काइंड ऑफ डिफेक्ट आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग, तो डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो आंसर हो गया 4। 29 सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज हमेशा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाती हैं, तो आंसर हो गया बी। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल सही है, पैरा अट्रैक्टेड होते हैं, डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं, तो ये ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर उनको हम एक टेम्परेचर के ऊपर रखें तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। क्लियर। और तीसरा भी देख लेते हैं, द डोमेन इन द एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर अपोजिटली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और तीसरा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड्स, तो आयनिक सॉलिड्स मतलब जैसे NaCl, ठीक। अब देखो जो आयनिक सॉलिड है उसमें जो कैटायन होता है वो वॉइड का पार्ट होता है, जबकि एनायन लैटिस का पार्ट होता है। तो पहला बिगर एनायन फॉर्म द क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ये ठीक है। दूसरा स्मॉलर एनायन ऑक्युपाई आइदर द टेट्राहेड्रल और द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइज, बिल्कुल सही, जो कैटायन है वो स्मॉल होता है, वो वॉइड्स का हिस्सा होता है। तीसरा ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वॉइड्स इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि सारे वॉइड्स भरे जाएं, बिल्कुल सही, तो आंसर होना चाहिए 4। द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड बाय डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द एनायन ऑक्युपाइंग द वॉइड्स, ये गलत स्टेटमेंट है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस becomes a permanent magnet when it's placed in magnetic field because, पहला स्टेटमेंट देखो, all the domains get oriented in the direction of the magnetic field, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंटेड हो जाएंगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये परमानेंट मैग्नेट बन चुका है, इसीलिए आंसर हो जाएगा पहला, ठीक। बाकी स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। 33 The correct order of the packing efficiency in a different type of unit cell, तो जैसा हमने बोला था कि जो FCC है उसमें 74% पैकिंग होती है, जो BCC है उसमें 68% पैकिंग होती है, और जो सिंपल क्यूबिक है उसमें केवल 52.4% पैकिंग होती है। तो FCC, BCC और SCC, FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक यानी B will be the correct answer। 34 which of the following defects is known as a dislocation defect, तो बच्चों जो फ्रैंकेल डिफेक्ट है उसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि किसी एक लैटिस साइड से एक कैटायन निकल के इंटरस्टेशियल साइट में चला जाता है, तो डिसलोकेट हो गया वो अपनी जगह से, इसलिए आंसर हो गया ए। 35 इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज, तो यहां पर CCP के बारे में ये पूछ रहा है। पहला 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ईच ऑफ विच शेयर्ड बाय द 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, तो बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है, जो CCP है उसमें 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, तो ये और ये तो गलत हो गया, और यहां पर जो 4th स्टेटमेंट है वो सही है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स विद इन द यूनिट सेल, यानी ये एक तरह का FCC स्ट्रक्चर है और इसमें टोटल पार्टिकल होंगे 4, तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे 8। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 36 द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रिस्पेक्टिवली, तो एज लेंथ मालूम करनी है, तो आंसर हो गया ए। FCC के लिए 2 √2r,
BCC के लिए 4R/√3 और सिंपल क्यूबिक के लिए 2R। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन द सॉलिड। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन करते हैं? मेटल, उसके बाद सेमीकंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर। तो मेटल की कंडक्टिविटी इंसुलेटर से कई गुना ज्यादा होती है, ठीक है, इवन सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा होती है और सेमीकंडक्टर की इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो बच्चों आंसर हो गया ए। तो चलिए, ये था हमारे पास सॉलिड स्टेट। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।